अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। रुपए की कदर में मुसलसल कमी की वजह से स्टॉक मार्केट को एक और झटका। आज शदीद मंदी का दिन रहा। 100 इंडेक्स में 1774 पॉइंट्स की कमी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गुज़श्ता 3 सेशंस के दौरान अब तक 2400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो चुकी है और स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बायस शरह सूद बढ़ने का खदशा है। इन हालात में बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान IMF को देना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन प्लान तैयार हुआ जिसमें हर सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की तजवीज है। लेकिन इसके लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी और बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए का इजाफा वापस लेकर मरहलावार करने पर गौर किया जा रहा है। यानी बिजली के बुनियादी यूनिट मरहलावार बढ़ाए जाएं। अगर IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। इसके अलावा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। आम तासुर है कि इलेक्शन से मईशत में बेहतरी आएगी। इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन है। 4 अप्रैल को अदालत ने हुक्म दिया था कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मौका गनीमत जानते हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। खदशा है कि पंजाब के इलेक्शन की ताखीर में मुलविस लोगों पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। और आखिर में बात करेंगे सऊदी वली अहद के मुमकिना दौरा पाकिस्तान की। उनका कयाम मुख्तसर होगा और इन्हीं दिनों निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर भी बैरून मुल्क दौरे पर रवाना होंगे, जिसमें सऊदी अरब का दौरा भी शामिल है। तमाम मामलात पर बात करेंगे। एहतशाम साहब, दौरे से पहले बात कर लेते हैं मुल्की हालात की। बात करने वाले हैं बिजली बिलों से मुतालिक, उसमें जो रिलीफ के लिए प्लान तैयार हुआ है, प्लस इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है। आज अपनी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, कोई खुशखबरी लेकर आए हैं या परेशान कुन मामलात? देखिए, इसके बीच में कोई सूरत हाल लगती है। खुशखबरी अल्लाह करे कि हमें मिले, लेकिन आज जो बड़ा डिटेल इंटरेक्शन के साथ हुआ है तनसाफियों का, मैं भी था, बल्कि मैं उठ के आ गया हूँ वहाँ पे, अभी वो सिलसिला चल रहा था। अब ज़्यादा सवालात एनर्जी सेक्टर में ख़ास तौर पे बिजली के हवाले से उनसे है कि भाई ये बड़ा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बन रही है। कंट्री वाइड स्ट्राइक 2 तारीख को करने की बात हो रही है, शटर डाउन होना है, तो ये कैसे इसको तय करेंगे। अच्छा, जो इसमें जो अच्छी बात है जिसपे उन्होंने अगरचे कमिट नहीं किया, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं फौरी तौर पे ऐसी बात कर दूं, लेकिन उन्होंने 48 घंटे का डॉक्टर साहब टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि हमने सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर दी हैं अपनी प्रपोजल IMF को, और इंतज़ार है कि वहाँ से जो हमने प्रपोज किया होपफुली उसमें कुछ ना कुछ। IMF ने 48 घंटे दिए उनसे, इन्होंने अब ये इनका ख्याल है कि 48 घंटे में सारी प्रपोजल जो है ना वो सारी फाइनलाइज हो जाएंगी, हम इस पोजीशन में हो जाएंगे कि हम पब्लिक को कुछ दे सकें। सही इकरार किया उन्होंने इस बात का कि परेशान कुन ज़रूर बात है कि पिछले 2 माह से इन्फ्लेटेड बिल है, मेथड ऑफ मैडनेस होना चाहिए था। लेकिन एक बात कर रहे थे कि जी ये एक दिन में नहीं हो सकता, हमने तो नहीं किया, पिछला है सिलसिला, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हम ये भी नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे। अच्छा, जो एक बात बार बार सवाल भी हुए, पहली तो बात है कि इस पर वो कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएंगे होपफुली, लेकिन साथ ये भी कह रहे थे कि जी बिल तो बहरहाल जमा कराने होंगे। जब उनको कहा गया कि जी एक बंदे की जितनी तनख्वाह नहीं उसका इतना बिल आ गया, वो कैसे करेगा, तो इसका भी वो हल ढूंढने की कोशिश। फिर सवाल हुआ कि जी देखें कि ये लोगों की जजमेंट को इंसल्ट करने वाली बात है, मज़ीद लोगों को फ्रस्ट्रेट करने वाली बात है कि आप गवर्नमेंट के अदारे जो है ना वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इसमें बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। कहते हैं हमने सारा चेक किया है, बहुत कम जगहों पर इस तरह हो रहा है कि बिजली, मतलब आर्म फोर्सेस का बताया, तीनों फोर्सेस में डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक यूनिट भी फ्री नहीं दिया जा रहा। ये बड़ी बात है जो मुझे नहीं पता था कि एक यूनिट को बता दे कि आर्मी में, नेवी में और आपकी एयरफोर्स में कोई किसी को एक यूनिट भी मुफ्त दिया जा रहा है। वापडा का उन्होंने कहा हाँ ये ज़रूर है, इसको हमने सारा थॉरो चेक किया है और वहाँ पे ये तय हुआ है कि जी 1 से लेके 16 तक के जो ग्रेड के लोग हैं उनको 200 से सलमा 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। फैसला है कि जी उनको नहीं छेड़ा जाएगा, उनको फ्री मिलेगी। 17 से जो अनवर कह रहे हैं कि जी 22 तक के ग्रेड के लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि 50% उन पे कट लगाया जाएगा, मोनेटाइजेशन की जाएगी, कोशिश करेंगे पैसे दें और ये ना हो, क्योंकि हो सकता है वो कहते हैं कि इसमें 5 बिलियन जा रहे हैं, 6 बिलियन जा रहे हैं, इस मद में हमें नहीं पता, वर्किंग हो रही है, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग टर्म। वैसे उन्होंने कहा 2 सीरियस चैलेंज है जो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात है, इकोनॉमिक चैलेंज है, दूसरा सिक्योरिटी का। एक बार डॉक्टर साहब वो कहते हैं SIFC के ज़रिए जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है वो 3 से 5 साल के लिए उन्होंने फिगर दिया है कि 60 से 80 बिलियन डॉलर जो है ना वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी,
70 से 80 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है ना उसकी तवक्को है, चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, इस हवाले से बड़ा कुछ काम किया जा सकता है। बहरहाल जनरली सवाल उनसे इलेक्शन के बारे में हुआ कि जी लोग कह रहे हैं जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, फिर इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से आप देख रहे हैं उनकी तरफ से आ गया है 14 मई जो है ना वो वायलेशन हो चुकी है, इलेक्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जी हम जो हमें हुक्म दिया जाएगा हम करेंगे, हमारा काम इस वक्त जो है जो इलेक्शन कमीशन हमसे डिमांड करेगा हमने वो करके देखनी है। यहाँ हम आके हम नहीं कहते कि जी हमने इतने दिन बैठा रहना चाहिए, जो सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन कहेगा उस तरफ हम जाएंगे। जनरली उनका ये ख्याल था कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, हम चाहते हैं कि जी इस हवाले से लोगों की तकलीफ़ें कम हों, और ये जो ख़ास तौर पे बात हो रही है कि जी एहतजाज होंगे, इसको कम करने के लिए वो कहते हैं इन लोगों से भी बातचीत हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मुलाकात बड़ी डिटेल रही है, तो शाम साहब की उन्होंने बड़ी तफसील से बता दिया कि इस वक्त वजीर आजम क्या सोच रहे हैं, लेकिन निगरान हुकूमत की अगर हम उम्र देखें कि कितने दिन हुए उनको आए हुए, उनकी कारकर्दगी देखें, तो आप उसको कैसे रेट करेंगे उनकी परफॉर्मेंस? देखिए सलमा, 17 दिन हुए हैं, आज मुकम्मल हुए हैं, उनका 17वां दिन था। तो 17 दिन के अंदर उनके ऊपर डॉलर की जिम्मेदारी, बिजली की जिम्मेदारी, ये सारा मलबा उनके ऊपर नहीं डाला जा सकता। ठीक है, क्योंकि देखिए पीडीएम की हुकूमत जो है वो तकरीबन 490 दिन रही है। उससे पहले पीडीआई की हुकूमत तकरीबन 4 साल, आप गिन लें, 3.25 साल, कोई 1450 दिन रही। ये सिर्फ 17 दिन हुए हैं इनको, तो वो सारा मलबा तो इनके ऊपर नहीं डाला जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ जो 17 दिन के अंदर इन्होंने एहतशाम तक 3 या 4 दिन इमरजेंसी मीटिंग की है बिजली के ऊपर, और कल तक ये कहा जा रहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते। 17 दिन में से 3-4 दिन उन्होंने बिजली के ऊपर हंगामी मीटिंग की है, और नतीजा 0/0 निकला था कल तक। आज आप बता रहे हैं कि शायद कोई सोल्यूशन ढूंढना जा रहा है। देखिए एक अजीब सा मामला ये नजर आता है। एनर्जी मिनिस्टर भी बैठे हुए थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थी वहाँ बैठी, तो उससे लग रहा है कि कुछ चीजें फाइनलाइज 48 घंटे में, अल्लाह करे कुछ ऐसी खुशखबरी हो, कम से कम निचला तबका, लोअर मिडिल क्लास। 48 घंटे वाली बात पहले भी की गई थी, और उस 48 घंटे के नतीजे में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो पैगाम दिया जा रहा है, जो मैसेज जाता है मार्केट की तरफ, स्टॉक मार्केट हो, करेंसी की मार्केट हो, वो ये देखते हैं कि वजीर आजम साहब ने 3 दिन जाया किए, उसका नतीजा 0 निकला। वो ये देखते हैं कि जो वजीर खजाना है वो खुद से ये कह रही हैं कि मैं सोचने लगती हूँ कि मुझे ये ओहदा कबूल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी। वो कहती है किसी ने पूछा था कि आपने क्यों किया, तो मैंने बाय द वे कह दिया कि बस मुझे भी नहीं पता। बहरहाल ये जुमला आया, ये जुमला उनसे निकला और फिर ये फैला। और तीसरा ये कि जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि मैंने 90 दिन में जो 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है वो 80 पे ले जानी है। कंफ्यूज लगते हैं, एक पेज पे नजर नहीं आते। काबीना मुझे एक पेज पे नजर नहीं आती। असल में ये गैर सियासी लोग हैं। तो गैर सियासी तो ज्यादा आसान है, उनको तो एक पेज पे होना चाहिए। पॉलिटिकली प्ले करना कॉमर्स मिनिस्टर के जो क्लेम है 70 से 80 बिलियन डॉलर की, इस पे भी हुआ था। उन्होंने भी इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि शायद जरूरत से ज्यादा ही बात कह दी गई है, लेकिन एफर्ट जरूर हो रहा है कि देखिए ये पैगाम मार्केट को जब जाता है तो मार्केट सोचती है कि काबीना कंफ्यूज्ड है। मार्केट ये सोचती है कि काबीना एक पेज के ऊपर नहीं है। मार्केट ये सोचती है कि शायद काबीना के पास फैसला साजी की काबिलियत नहीं है। उसका नतीजा आप ये देख रहे हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में क्रैश आ रहा है, जितनी तेजी से रुपया गिर रहा है, ये असल में तो कुछ नहीं हुआ। देखिए पिछले जुलाई के महीने में स्टॉक मार्केट 6600 पॉइंट चढ़ी थी, अगस्त में 3000 गिर गई। तो मामला है कि कंफ्यूजन है, गैर यकीनी की सी फजा है, हमें इसको ठीक करना होगा। बिल्कुल ठीक है अनवर साहब, इस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मार्केट इस वक्त बहुत डाउन जा रही है, और स्टॉक मार्केट के डाउनफॉल का मतलब ये कि सरमायाकार पैसा निकाल रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि इस सब का इम्पैक्ट ही होगा, शरह सूद बढ़ेगी 22% पे, अगर इससे ज्यादा होती है तो डेफिनेटली महंगाई का एक और तूफान हमारा मुंतजर होगा, बिजनेस इंडस्ट्री हमारी इफेक्ट होगी। इन सारे मसाइल में हम अपने लिए वे आउट कैसे निकालेंगे? फाइनेंस का बड़ा मसला हो जाएगा उन कंपनीज के लिए जो लोन्स पे बिजनेस कर रही हैं खास तौर पे। देखिए ये फौरी तौर पर तो हल होने वाला नहीं है। इसके लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पॉलिसी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने बनानी है। देखिए निगरान हुकूमत क्या कर सकती है, वो फौरी तौर पर आपको जैसे रिलीफ दे सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी की बात करते हैं हम, जैसे बिजली के बिलों की हम सब बात करते हैं, तो उस पर रिलीफ देना उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज फिर हालात मजीद ख़राब होंगे। देखिए जितने लोग इस कैबिनेट में मौजूद हैं वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने शोबों में बड़े माहिर हैं, लेकिन अब उन्हें परफॉर्म करना है। इसी बुनियाद पर उन्हें इन टेक्नोक्रेट्स को और इन लोगों को लेकर आए गए थे। एक तो ये गैर सियासी हैं और दूसरा अपने अपने शोबे में महारत रखते हैं। देखिए अगर अब वो अपने अपने शोबों में महारत रखने के बाद भी हालात को देखकर ये कहें कि हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये फेलियर है उन लोगों का जो इनको लेकर आए हैं। खैर ये बात तो ज़िम्नन मैंने कह दी।
आप देखिए ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जो उनकी टीम है वो भी कोशिश कर रही है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस गर्दाब से निकलें फौरी तौर पर। देखिए उनकी जिम्मेदारी इलेक्शन तक है और वो ये करेंगे कोशिश के इलेक्शन तक हम हालात को बेहतर करें और अच्छे तरीके से हम इलेक्शन कंडक्ट करवा कर हम नए आने वाले जो भी गवर्नमेंट होगी उसे इक़्तिदार सौंप कर चले जाएं। और इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिशें कर रही है कि जो ये इंतखाबात हैं वो 120 डेज़ के बाद जो डिलिमिटेशन है उसके बाद जो 90 डेज़ हैं उसके अंदर करवा लिए जाएं। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तैयार है। उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुशावरत के लिए बुलाया, उनको ये बताया उन्होंने कि आइन के मुताबिक हम 120 डेज़ क्यों ले रहे हैं। हम इस टॉपिक पे वैसे बाद में आते हैं, लेकिन इसमें भी फिर आगे चल के कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि ये 90 डेज जो है ये शुरू से काउंट होते हैं, हल्का बनियों के बाद नहीं होते, उसमें शामिल होता है सारा, क्योंकि इन्होंने लेट मंजूरी दी थी ना। एक तो ये मामला हो गया, दूसरा ये कि अभी जो हालात है, क्या आपको नजर आता है कि कोई विजन है, कोई पॉलिसी है निगरान हुकूमत के पास? देखिए कुछ 5 साल के लिए तो आए नहीं, जो 5 साल का विजन देंगे ये इनके हो सकता है कुछ सोच के आए वो पॉलिसी भी क्या होगी। देखिए ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं ऑलरेडी, इन्होंने इन्हीं में रहकर दुरुस्तगी करनी है, उन चीजों को ठीक करना है, कर लेंगे, कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसके रिजल्ट 100% नहीं आएंगे, वो उसकी वजह वक्त कम है, हालात इतने बुरे हैं। ये 50% भी अगर कर जाए तो ये भी आप देखिए आपके मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। 50% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना मार्जिन इन्हें दीजिए, इनके पास 5 साल का वक्त नहीं है, कलील मुद्दत के लिए आए हुए हैं, फिर इनका इतना मार्जिन भी नहीं है। अब कुछ वो मिला है, इख्तियारात मिले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितने अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ हालात को बेहतर कर जाएंगे। मैं एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो वहाँ पे बात हुई, डॉक्टर साहब ये बड़ी मेरे ख्याल इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं जब से आया हूँ, जब से मेरी टीम आई है, हम बहुत सारी चीज़ों का खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी इकॉनमी, एक उन्होंने कहा कि जो मैं फिगर दिया, कहते हैं 80% पाकिस्तान की इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। मतलब हम ये सोचते थे, इसका मतलब ये है कि 50% से ज्यादा तो ब्लैक इकॉनमी हो गई। फिर एक दूसरी बात है कि जी बजट का 70, कोई नई चीज तो नहीं है, दूसरी है कि 70% हमारे फंड जो है ना वो चले जाते हैं कर्जों की मद में, बजट जो है 70%। तो लिहाजा हमारे पास नई चीज नहीं, कोई नहीं। सवाल यह है कि उनके पास जो डॉक्टर साहब पीरियड है 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास फॉल बैक करने के लिए हमारे पास कुशन नहीं है। हम IMF से बातचीत करें, हम नए कर्जों की तरफ जाएं, क्या करें? मतलब इतने मसाइल हैं कि अभी एकदम से रास्ता निकालना मुश्किल है, वक्त थोड़ा कम है। जुल्फिकार साहब, अभी डॉलर को देखें, स्टॉक मार्केट को देखें, ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त बैठ रही है, इन सारे हालात में आपको क्या लगता है हम किसी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? रुपी डिवैल्यू होता जा रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज बंद होने के करीब है, महंगाई के लिए लोग एहतजाज करें, मतलब इतने मसाइल हैं कि किसी के पास सर उठाने की फुर्सत नहीं है। क्राइसिस की तरफ बढ़ नहीं रहे, हम तो क्राइसिस से गुजर रहे हैं और काफी देर का क्राइसिस आ चुका है, लेकिन कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा। तो आम आदमी तो बेचारा जो खुदकुशी करने पे अगर मजबूर हो गया, तो इसका मतलब है कि क्राइसिस से बात बहुत आगे निकल गई है। हाँ। अब तो अनार्की प्रेडिक्ट की जा रही है कि जी ये सूरत आने वाले दिनों में होगी। जो बिलों के ऊपर आप देख रहे हैं, जो ओवरऑल महंगाई देख रहे हैं, जो चीनी के ऊपर स्कैम सामने आया कि चीनी कैसे एक्सपोर्ट की गई, किसने इजाजत दी, और अब महंगी चीनी इंपोर्ट की जा रही है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, और मेरा ख्याल है कि जो 2 हफ्ते पहले लोग आए हैं, इनका कोर्ट मार्शल करने से बेहतर है कि जो माजी के लोग थे वो क्या क्या कर गए, क्या पॉलिसीज दे के गए और क्या चीजों को वो ठीक करके गए, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि IMF से जब मुआहदा हुआ था तो उसके बाद ये चीजें अंडरस्टूड थी, पता था कि बिजली इतनी महंगी होगी। सवाल यह है कि जब उस वक्त पता था, आपने कमिटमेंट की थी, बिजली महंगी होनी थी, पेट्रोल महंगा होना था, तो आपने तैयारी क्या की? आपने उसके काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई क्या आज इस पे सोचना शुरू करना है आपने? तो ये हमारी बदकिस्मती है कि जब सर के ऊपर डंडा पड़ता है और सर के ऊपर क्राइसिस आता है तो फिर हम सोचना शुरू करते हैं। आज के दिन 31 अगस्त को अफगानिस्तान जैसा मुल्क, वहां पे आज माइंस की उन्होंने बोली की है और 6 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं $6.57 बिलियन के, जिसमें ईरान, जिसमें चीन, जिसमें UK, जिसमें UAE जैसी कंट्रीज की कंपनीज ने बोली दी है। और उन्होंने इसको मंसूब उस दिन से किया है कि आज 31 अगस्त का वो दिन है कि जब आखिरी अमरीकी वहां से रवाना हुआ था अफगानिस्तान से। सही देखिए, जो गैरतमंद कौमें होती हैं, जो मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से कोई प्लान और कमिटमेंट और विल रखती हैं, वो फिर उसी के मुताबिक चीजों को लेके चलती है। और आज उन्होंने ये भी तय किया अफगानिस्तान के अंदर कि आने वाले 3 महीनों 4 महीनों के अंदर वो डॉलर को 30 रुपए तक ले आएंगे। सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो हर रोज
एक मरसिया पढ़ते हैं और सरकारी सतह के ऊपर वही घिसे पिटे एदादो शुमार है जो सरकारी बाबू पकड़ा देते हैं। पहले वो शबाशी साहब बयान करते थे, उससे पहले कासिम के अब्बा करते थे, अब मौजूदा साहब जो है वो भी बयान कर रहे हैं। तो ये एदादो शुमार का जो गोरख धंधा है उसके अंदर पूरी कौम को उलझा के रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो इतनी तवक्कुआत इस गवर्नमेंट से हमने लगा ली है, उनको जरा मेरा कम ख्याल करना है चाहिए। ये अवाम को खासी परेशान करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल विल का मसला है। एहतशाम साहब आप भी कहते थे, हमेशा से रहा है कि जब तक मसाइल को हल करने के लिए पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक हम इश्यूज में घिरे रहेंगे। अभी सारी सूरत हाल पे जिस प्लान का आपने जिक्र किया कि आज वज़ीर आज़म भी कहते हैं हमने IMF को सजेशंस दिए, लेकिन 48 घंटे में कुछ अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो हमारे लिए अच्छा होगा। आपके ख्याल में ये प्लान काबिल अमल है जो उन्होंने दिया है? देखिए पहले बताइए प्लान है क्या? देखिए ये प्लान में 3-4 चीजें हैं। ये उन्होंने हमसे जो बातें शेयर की हैं वो कहते हैं कि मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कल आप लोग मुझे कहें कि आपने कहा था वो पूरा नहीं हुआ। अब ये मेरा ख्याल है जो अपने तौर पे उन्होंने ये चीज़ें दी हैं जो अखबारात में आई हैं, सीक्रेट समझने जो कुछ भी हैं हमसे उन्होंने नहीं शेयर की। अब वो जब IMF ने उनसे बाकायदा प्लान मांगा कि जी आप बताएं आपकी मुश्किलात हैं तो कैसे, सब्सिडी का एक लेवल है उससे आगे नहीं जा सकता। और फिर ये सबको पता है डॉक्टर साहब कि IMF का प्रोग्राम नॉन निगोशिएबल है। अब उस सूरत में आपके पास फॉल बैक करने के लिए क्वेश्चन बड़ा थोड़ा है। अब इसमें अगर वो कोई बताने में कामयाब हो जाते हैं, उनको कन्विंस कर देते हैं और बकौल मिफ्ता इस्माइल के तड़ी नहीं लगाते जो डॉक्टर साहब लगाते हैं, तो शायद हमारी बात सुन लें। लेकिन मेरा ख्याल है जो सलमा इस सारे मामले में सबसे अहम बात यह है वो इस मौजूदा सूरत हाल में ये सब लोगों को पता है, मीडिया को भी बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन कुछ हकीकतें और ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे होते हैं वो जो सुनने के लिए तैयार नहीं। मसलन ये बार बार उनसे आज बात हुई कि जी ये 2 महीनों का जो अनवर रज़ा बिल आए ना, मैंने अपनी मिसाल दी और लोगों ने मिसालें दी। एक साहब ने कहा कि जी मेरा जानने वाला है वो CD में काम करता है, उसका बिल आया, उसकी तनख्वाह है 30,000, उसका बिल आया 32,000 रुपये, वो कैसे देगा? तो ये वो कहते हैं कि ये बात माना होना है कि ये इन्फ्लेटेड बिल है, इनको ठीक होना चाहिए। लेकिन जो आप कह रही थी ना पॉलिटिकल बिल, डॉक्टर साहब एक शेर, मुझे इतने शेर नहीं आते लेकिन एक शेर जो है ना इस सारी सिचुएशन पे वो ये है कि ये आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। फैज साहब का शेर है, वो कहते हैं कि हर चारा घर को चारा घरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे वो बहुत लादवाना थे। मतलब कि इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं थी, जो आए उनकी नीयत नहीं ठीक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो अखबारात में प्लान रिपोर्ट हुआ है वो मैं शेयर कर देती हूँ। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि हर सारिफ के जो बिल हैं वो किस्तों में अदा हो सकेंगे, एक बात। दूसरी ये कि वज़ारत खजाना को तहरीरी गारंटी देनी होगी कि किस्तें करेंगे लेकिन ये बिल आ जाएंगे, IMF को बताना होगा। और तीसरी बात ये कि टैरिफ में 7 रुपए का इजाफा वापस लेंगे और मरहला वार उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके अलावा जो बिजली चोरी है उसके लिए पॉलिसी प्लान नहीं। देखिए यही मैं कह रहा हूं कि कोई ठोस किस्म की स्कीम सामने नहीं आ रही। मैं जो समझ पाता हूं, आप देखिए डिस्कोस ने अदादो शुमार दिए हैं कि 520 अरब रुपए का नुकसान है। ये हुकूमती अदादो शुमार हमें बता रहे हैं। जो टैक्सेस लगे हुए हैं बिजली के बिलों के ऊपर वो 250 अरब के हैं। इस साल जो कैपेसिटी पेमेंट हुकूमत ने देनी है वो 2000 अरब की है। तो हुकूमत इस किस्म का ठोस हमें बताए ना कि हमने टैक्सेस कम कर देने हैं। आप देखिए अगर आपने टैक्सेस लगा रखे हैं बिजली के बिलों के ऊपर तो फिर FBR को बंद कर दें। टैक्स इकट्ठा करना तो FBR का काम है। तो यहाँ आपने बिजली FBR का भी उन्होंने एक किस्म का रोना रोया है कि 9% टैक्स टू GDP रेशियो है और FBR का हम क्या करें? इस पे भी उनके बड़े मुझे बताएं कि आपके बिल में इनकम टैक्स क्यों लगता है? इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, आमदन के ऊपर लगता है, वो बिजली के बिल के ऊपर तो नहीं लग सकता। तो ठोस किस्म की तजवीज ऐसी बनती थी। GST 18% क्यों है इसके ऊपर? जो ठोस किस्म की तजवीज बनती है बिजली के हवाले से वो ये बनती है कि जो 520 अरब का नुकसान हो रहा है, जो डिस्कोस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कर रहे हैं, उनकी हम मुंतकिली कर रहे हैं सूबों के ऊपर। सूबे खुद से वो चोरी संभालें। वो ये तजवीज दे सकते थे कि इनको हम निजकारी के लिए तरफ लेके जा रहे हैं। ये नुकसान हुकूमत नहीं उठाएगी। ये तजवीज आपकी नजर में कोई इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसमें जान नहीं है। देखिए अगर मुझे आज पैसे नहीं देने, अगले 3 महीनों में देने हैं, मेरी तनख्वाह तो जैसे वो हम साहब ने बताई वो 30,000 है, 32,000 का बिल आ गया तो मैं अगले 3 महीने में अगला बिल भी ऐड हो जाएगा, ये पॉसिबल? ये अगला बिल तो इससे ज्यादा आने वाला है। अगस्त के महीने में कहा जा रहा है 9 रुपए पर यूनिट पे कह रहे होगा। देखिए 10,000 रुपए का यूनिट अगर आपका बिल आया है इस महीने में, कहा यह जा रहा है कि अगस्त का जो बिल आएगा वो 17-18 हजार आपको बिठा दिया जाए, आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका? जी मैंने आपको बताया कि 520 अरब का जो नुकसान है जो विफाकी हुकूमत अपने बजट पे कर रही है वो सूबों पे डाले। ये अदर देन इस्लामाबाद फौरी हल तो नहीं है ना। अच्छा वैसे जो सूबों पे इस्लामाबाद फौरी हल है कि 2.5 बिलियन इमरजेंसी का और JID से को जो 6 बिलियन रुपया टैक्स डाला हुआ।
अच्छा, इस पे अनवर साहब, अगर लेट सपोज जैसे बिजली चोरी की बात होती है, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्लान कोई इतना ठोस प्लान नहीं है, बिजली चोरी रोकना इतनी आसान होती तो गुज़श्ता हुकूमतें ना रोक लेती कभी ये कर्जे पूरे करने के लिए? देखिए सर, ये बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने इस आज के दिन की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, लिहाजा उन्होंने उसके मुताबिक प्लान तैयार करना है। उन्होंने कोई 5 साल प्लान तैयार नहीं करना। अगर अब लोग सड़कों पर निकल आए ज्यादा तादाद में तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, जरा इस पर गौर कीजिए। इसलिए उन्होंने उस सारे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आसान हल ये निकाला कि किस्तें कर दें और जनाब आहिस्ता आहिस्ता ये अदा कर दिए जाएंगे। ये उन्होंने इंस्टेंट हल जो है ना, सोल्यूशन वो निकाल लिया। एक तो वजह ये है, उनकी नज़र में ये होगा, वो मुस्तकिल इसका हल निकाल ही नहीं सकते हैं। जिसके पास मैंडेट ही नहीं वो हल क्या निकालेगा। दूसरी बात, जब बिल महंगे दोबारा लग के आएंगे अगस्त के, वो उस वक्त की बात है। वो अब शॉर्ट टर्म डे बाय डे जो है ना वो पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं और उसके मुताबिक चल रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हमें अगर पॉलिटिकल विल इनमें तो होनी चाहिए ना। ये तो गैर सियासी लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं और टेक्नोक्रेट्स हैं, चीज़ों को जानते हैं। अब अगर इन्होंने भी इस सिचुएशन को जो डे बाय डे आए इसको कंट्रोल ना किया तो फिर हालात मजीद बिगड़ेंगे। वो उसको देख रहे हैं, उनको ये नहीं कि हमने 5 साल से क्या करना है, तो वो फिर पागल तो नहीं कि वो उस सिस्टम को समझते अपने खुद गालियां खाएं। तो बेहतर है वो कह रहे हैं कि डे बाय डे जो इश्यूज हैं हम किसी ना किसी तरीके से एड्रेस कर लें। ठीक है जुल्फिकार साहब, वैसे इस पूरे प्लान में जो रिपोर्ट हुआ है, लाइन लॉसेस को कम करने के लिए कोई मैंने अपग्रेडेशन प्लान नहीं सुना। चाइना की हम हमेशा एग्जांपल देते हैं कि उनके कोई लाइन लॉसेस है ही नहीं, हमारा सिस्टम ही अपग्रेडेड नहीं है। क्या उस पर बहुत खर्चा आता है? क्या ये पॉसिबल ही नहीं है इस क्राइसिस से निपटने के लिए? बहुत ज्यादा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा खराब है और बहुत ज्यादा लाइन लॉसेस उसकी वजह से होते हैं। बिजली चोरी है और बिजली चोरी बाय द वे आप, मैं और आम आदमी नहीं करता, वो बहुत सारे लोग करते हैं और वो माफियाज करता है जो ऊपर खुद ऐवानों के अंदर बैठा हुआ है। शुगर माफिया की बात कर लें, ड्रग माफिया की बात कर लें, फार्मास्यूटिकल माफिया की बात कर लें, ये सारे के सारे माफियाज कहाँ बैठे हुए, ये कौन लोग हैं और बिजली चोरी कौन करता है? सवाल ये है कि आज कम से कम अगर 3, 4, 6 महीने से अबूरी हुकूमत ये फैसले नहीं कर सकती, इनको रोक नहीं सकती, लेकिन एक रोड मैप तो दिया जा सकता है। वो रोड मैप कम से कम ये ऐसा दे दें कि कल उसको गारंटी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट करे और कल को आने वाली गवर्नमेंट उसको बुलडोज ना कर सके और उसके ऊपर चले। तो ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं ये 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए आते हैं, ये कम से कम गाइडलाइन दे सकते हैं और जो माजी के अंदर चीजें हुई हैं उनको रोक सकते हैं। ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब की कि सूबे जिस तरह अयाशी कर रहे हैं और वफाक जिस तरह डिस्टर्ब है। वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद है क्या? वफाक सारे कर्जे वफाक ने देने हैं। 18वीं तरमीम के बाद जुल्फिकार साहब वफाक के पास वजारतें हैं जो इन्होंने डबल सिस्टम के तहत रखी हुई है, जो चीजें सुबह को मुंतकिल कर देते हैं। उसमें इनोसेंट सा कमेंट था कि बिजली चोरी कौन करता है, अगर उनको पता होता तो रोकता नहीं। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन होना थे जो कि नहीं हुए। अदालत ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो 90 दिन से ज्यादा डिले कर सके इलेक्शंस को। अब फंसेगा कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई और? अनवर रजा साहब, देखिए कोई भी नहीं फंसेगा, कोई तो फंसेगा। आप फंसेंगे या मैं फंसूंगा, जो बिजली के बिलों में फंसे हैं अभी तक। तो देखिए ये होगा क्या। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी बात हुई, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात बताई कि जो सीसीआई का डिसीजन है उसको अनडू कर सकता है पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। वो क्या करेंगे, पे 120 डेज लेंगे। उन्होंने कहा 120 डेज के बाद 90 डेज के अंदर इंतखाबात करवाना मेरी आईनी जिम्मेदारी है, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने कैटेगोरिकली कही है कि आइन के मुताबिक तारीख देना इलेक्शन की मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं दूंगा। ये बात रही। अब सीसीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे तो अलग बात है, या उस पर लोग अदालतों में चले जाए एक, या फिर डिलिमिटेशन के हवाले से डेफिनेटली जो अपीलें जो एतराजात होंगे इलेक्शन कमीशन अगर एंटरटेन नहीं करेंगे उसके बाद लोग अदालतों में जाएंगे, उससे मामला लिंगर ऑन होने का खदशा और खतरा है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तमाम सिचुएशन से, सूरत से, आइन और कानून से आगाह कर दिया है। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे बताइए फिर तो जो फैसला साज है शायद वो भी इस बात पर परेशान है और वो भी देख रहे हैं कि इतने दबाव में ज्यादा देर हम कायम नहीं रह सकते, अब हमें इंतखाबात की तरफ जाना है। मुझे जो लगता है जो हालात व वाक़यात को देख कर कि फरवरी के अंदर आपके इंतखाबात लाजिम होंगे, क्योंकि हर शख्स, हर सियासी जमात, इस्टेब्लिशमेंट
कोशिश कर रही है कि मार्च से पहले पहले इंतखाबात करवा ली जाए। अब इस मुल्क में क्या होता है इस पर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। वैसे एहतिशाम साहब, आपने माजी में कई इस तरह की सिचुएशंस देखी होंगी अपने करियर के दौरान। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई सियासी जमात फरीक बनती है इस तरह के मामलात में किसी पे तौहीन अदालत लगवाने के लिए, क्या उस पर कार्रवाई होती है या इस पे अदालत आज खुद नोटिस लेती है? इसका तरीकेकार क्या आपको होता है? याद होगा ये बहुत पुराना मसला है। पुराना मसले पर है, इस पे कम से कम 2 महीने तो हो चुके हैं, लेकिन आप देखते हैं कि क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कहा है उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे। डॉक्टर साहब आज कहा है कि जी इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत जो है ना वो किसी सूरत में भी आईनी मुद्दत में इलेक्शन कराने का पाबंद है। अब 14 मई को जो इलेक्शन नहीं हुआ, मेरा ख्याल है ये एक वार्निंग है अगले इलेक्शन की तरफ आने की। और दूसरा ये कि बाकायदा आज उनकी जो नजरसानी की अपील थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद का मतलब सीधा सीधा अनवर रजा ये बनता है कि अगर वो चाहेंगे तो इन्हें अदालत में किसी को भी बुला सकते हैं, ठीक है नहीं, वो पिछले लोगों को भी बुला सकते हैं। इनको भी कहा जा रहा है कि जी कासिम के अब्बा की पार्टी जो है ना वो जा रही है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि टेकर्स के लिए डॉक्टर साहब जो मुश्किलात पेश आएंगी ना, वो ये है कि अगरचे वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो करेगा उसको मैंडेट मिल गया, आप तारीख देने वाला मामला सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन को ने बाकायदा सदर को जवाब दे दिया है कि हम आपसे मिल भी नहीं सकते, आपकी हमें जरूरत भी नहीं है। तो मेरा ख्याल जनात में सारा का सारा जो है ना वो बोझ दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को चले जाएंगे, 16 सितंबर को बनियाल साहब चीफ जस्टिस। इस दौरान कुछ भी हो सकता है। हाँ, एक है कि मुझे जाती तौर पर लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये एक बहुत बड़ी वार्निंग उन्होंने इशू कर दी है जो केयर टेकर के लिए शायद परेशानी का सबब बन सकती है। केयर टेकर, हाँ एक बात है कि केयर टेकर दे कैन ऑलवेज आस्क देम कि जी देखें हम तो आए इलेक्शन कराने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें तो पहले नहीं हो सकी, अब उसको अंडू किसने करना है ये आप जानते हैं, इस पे जिम्मेदारी किसकी है आप जानते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये डिलिमिटेशन वाला मामला जो कहते हैं बड़ा सीरियस नौयत का है और सियासी जमातें भी इस पे इकट्ठे हैं, पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नज़र है कि जी ठीक है पुरानी हदबंदियों पे इलेक्शन कराए जाएं, वो तो सियासी लोग अपने तौर पे हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसला आईनी है सलमा कि वो कह रहे हैं कि जी 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। 90 दिन से मतलब है कि 120 दिन लगने ही लगने हैं, जो फरवरी में जाएंगे तो 120 दिन हो जाएंगे। अब वो उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है या इसको कुछ सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है जुल्फकार साहब, वैसे 14 मई वाले इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए, अभी इलेक्शन कमीशन की जिन सियासी जमातों से मीटिंग हुई है, एक दो को ये कहा गया कि जी हम फरवरी तक इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, हल्का बनिया होगी, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये जो अदालत ने जो आज कहा है कि 90 दिन से ज्यादा डिले नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, ये 14 मई वाले इलेक्शन की बात थी या आइंदा इलेक्शन पे भी इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, वो माजी करीब में अगर देखा जाए कई स्टेटमेंट्स आई, कई तरह की स्टेटमेंट्स आई और कई बयानात बिल्कुल मुतसादम थे, लेकिन अमल दरामद किसी पे नहीं हुआ। अभी भी जो आने वाली गुफ्तगू है इसके बावजूद गैर यकीनी की सूरत हाल है। हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। क्या ये अंडरस्टूड नहीं है कि जो इनके अंदर लिखा हुआ है उसको हमने फॉलो करना है? ये बहस होती क्यों है, ये डिस्कशन ही क्यों होती है कि ये होगा ये नहीं होगा? इसलिए होती है कि यहाँ पे तारीख सलमा तारीख मौजूद है। जी जी, मैं कह रहा हूँ एक चीज बताएं कि ये जो बड़ा वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर से इलेक्शन की तारीख आप नहीं बदल सकते। उसी पे आ रहा जी मैं उसी पे आना चाह रहा, क्योंकि ये डिस्कशन इसलिए होती है, गैर यकीनी की सूरत हाल इसलिए होती है, लोग खदशे का इजहार इसलिए करते हैं कि हमारा माजी ऐसे वाकयात से भरा पड़ा है कि ऐसे वाकयात हुए हैं, तारीखें आगे भी गई हैं, इलेक्शन डिले भी हुए हैं, अदलिया ने भी इस पे डिसीजंस दिए हैं। लेकिन जो आज का फैसला जिसका सवाल आपने कैटेगोरिकली दोनों दोस्तों से किया, ये एक नॉर्मल बात नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आने वाले दिनों में ये चीजें नजर आएंगी। इस पे कोई किसी अदालत में किसी ने जाना नहीं, ऑलरेडी पीटीआई जा चुकी है, केस वहां मौजूद है, इसका फैसला आना है। दो चीजों का देखिए, एक तो जो नैब तरामीम वाला मामला है, एक दूसरा ये है इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट लोगों को इसमें तलब कर सकती है। शनीद ये है जो लोग खदशे का इजहार कर रहे हैं
पी डी एम की मुख्तलिफ पार्टियों के कि ये उनके एक तलवार लटक रही है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन वहां पे गया था कि उसके रिव्यू में, और वहां से रिव्यू खारिज हो गया। ठीक। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तलवार अपनी किस तरह चलाते हैं, बिल्कुल खामोश ठीक रहते है। हैं, पेंडिंग छोड़ जाते हैं, या जाते जाते 2-4 गर्दनें उड़ा अभी के चले बॉल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। डॉक्टर साहब, तो हिंद अदालत किस पे लगेगी? देखिए सलमा, चीफ जस्टिस साहब ने कट्टा तो एक नया खोल दिया है। ये तो हो गया। देखिए सदर साहब ये कहते हैं कि आइन मुझे इख्तियार देता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि आइन मुझे इख्तियार देता है, फंसेगा कौन? तौहीन अदालत वाला मामला। ठीक। देखिए 2 चीजें चाहिए आपको इलेक्शन करवाने के लिए, एक तो पैसा चाहिए होता, 48 अरब उन्होंने इस बजट में एलोकेट किया, और दूसरा आपको सिक्योरिटी चाहिए। अब पैसा किसने नहीं दिया? इसहाक डार साहब ने नहीं दिया। हाँ। तो तौहीन अदालत तो वहां पे पहली बनती है। ठीक। सिक्योरिटी किसने नहीं दी? राना सनाउल्लाह साहब ने नहीं दी। ठीक। तो तौहीन अदालत वहां बनती है। फिर आपको याद हो कि हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, उन्होंने भी बड़ा अच्छा खेल किया था। वो काबीना के पास भी ले गए थे और नेशनल असेंबली के पास भी ले गए थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा मामला, पहले इसहाक डार साहब, फिर राना सनाउल्लाह साहब, फिर काबीना, और फिर पूरी की पूरी नेशनल लेकिन असेंबली। डॉक्टर साहब, काबीना और पार्लियामेंट, आप किस किस बात पे उसको चैलेंज कर सकते हैं? उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का भी बिल मंजूर करवाया हुआ अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। इस्लाम साहब, मुकाबला सख्त है और टाइम आपने बताया 2 हफ्ते का रह गया है, सितंबर के मिडिल में उन्होंने चला जाना है, तो मुकाबला सख्त है और टाइम देखते हैं कि क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेने हैं, ब्रेक आते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुमकिन है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। उनके आने का मकसद क्या हो सकता है? क्या इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, किसी तो शोबे में ताउन पर, डेवलपमेंट के बारे में बात होगी, क्या होगा, क्या मकासद हासिल होंगे? जुल्फिकार साहब, आपको क्या लगता है? देखिए जी, जो पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, CIFC का जो प्लेटफॉर्म बना है, ये बुनियादी तौर पे सऊदी अरब और दीगर कुछ जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके कहने के ऊपर ही बनाया गया है। उन्होंने कहा था कि आप हर रोज पैसे मांगने हमसे आ जाते हैं, आप कोई ऐसे प्लान्स, कारोबारी प्लान्स दें जिसपे हम इन्वेस्ट करें और आपका भी भला हो और हमारी भी बेहतरी हो, हम भी प्रॉफिट कमाएं। तो उस पे MBS जो है, इन्होंने खासा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और पाकिस्तान सॉवरन जो फंड बना उसमें भी इनका एक बड़ा रोल है। और जो अभी बात हो रही थी, शाम भाई कह रहे थे, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़े लेवल की कमिटमेंट्स मुख्तलिफ ममालिक ने दी हुई हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने अपने स्पोक्स पर्सन भी लगा दिए, कुछ लगा भी रहे हैं। तो बड़ी एक क्लोज पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन ये चल रही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमेशा से इस्तेहकाम का इशू रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल इस्तेहकाम का मसला रहा है, तो ये ममालिक का ये भी कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर अपने घर को इन ऑर्डर करें, जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम का शिकार मामलात हैं इसको ठीक करें। अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा पहले, बिल्कुल ठीक है। जुल्फकार साहब, वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं इसमें डॉक्टर साहब का भी कमेंट शामिल कर लूं। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टेक्स हैं इस वक्त MBS के पाकिस्तान में, खास तौर पे माशी बहाली, मुस्तकबिल की सरमायाकारी के लिए माइंस एंड मिनरल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसपे वो जाती तौर पे दिलचस्पी लेते हैं। हमने 2 ममालिक को भी इधर इंगेज किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी फ्यूचर शिपिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उनका? देखिए सलमा, 164 साल पहले पहला कमर्शियल जो तेल का कुआं है वो खोदा गया था, और अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के अंदर। तो पिछले 164 सालों से एक लंबी ईद मनाई जा रही है उन ममालिक में जो तेल प्रोड्यूस करते हैं। उसमें सऊदी अरेबिया भी है, अबू धाबी भी है, कतर भी है। कारें भी तेल पे चलती हैं, ट्रक्स भी उस पे चलते थे, हम पावर भी उस पे बनाते हैं। अगले 8 से 10 साल में ये सब कुछ बदलने वाला है। सही। जो मुस्तकबिल का तेल है वो तांबा है, वो कॉपर है। सही। ठीक है, सोलर पैनल उससे बनेंगे, विंड टर्बाइन उससे बनती हैं, बैटरीज उससे बनती हैं, इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो कॉपर से बनेंगी, और पाकिस्तान के पास बेतहाशा कॉपर के जखायर मौजूद हैं। सिर्फ एक रेकोडेक जो है उसमें कोई 5.9 बिलियन टन ऑफ कॉपर ओर है। तो यहाँ पे हो रहा ये है, जो पाकिस्तान जो कहलाता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो सऊदी अरेबिया का है, उसके पास कुछ 750 अरब डॉलर है, और वो ये डॉलर लगाना चाहता है तांबे की कानों के अंदर, और तांबा हमारे पास है। तो जो मुस्तकबिल का तेल है वो आप यकीन कीजिए कि किस्मत हमारी सोचिए वो पाकिस्तान के पास। क्या बात है। अच्छा अनवर साहब, आपको लगता है कि MBS का ये दौरा इंपॉर्टेंट रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा?
डेफिनेटली क्यों नहीं, हमेशा जब बैरूनी ममालिक से हमारे दोस्त ममालिक स्पेशली जब हेड ऑफ स्टेट आते हैं तो उनके कई मकासद होते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे, और जो नया ब्लॉक जिसकी हम बात करते हैं डेफिनेटली उसके हवाले से भी बातचीत कीजिएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट चूँकि सिचुएशन ऐसी है, आपके इंतखाबात होने की तरफ जा रहे हैं, उनके इंतखाबात में उनका भी इंटरेस्ट है, उस पर भी डेफिनेटली बात होगी। ठीक है, इंतखाबात पे भी बात होगी। शाम साहब, देखिए ये जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात भी की थी कि पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं ना वो 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर के हैं, वो 5 to 6 ट्रिलियन 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर के। और उनसे सवाल भी किया गया था कि इस हवाले से एक अरसे से हम सुन रहे हैं, लेकिन इनको जिस तरीके से कन्वर्ट होना चाहिए, जिसको कहते हैं बाकायदा हम कोई इंडस्ट्री लगे, ये चीज़ें निकल आएँ बाहर तो हमें फ़ायदा हो, इसके लिए उन्होंने कहा था कि जी हमें बहुत सी पार्टी ने कांटेक्ट किया। और मेरा अपना ख्याल है कि सऊदी अरब के MBS जो आ रहे हैं मोहम्मद सलमान, वो इनिशियली इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात जो इतलात आ रही है सलमा, ये है कि सऊदी अरब जो है ना हेल्प करेगा बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें अमेरिकन कंपनी भी हैं, जिनको इंसेंटिव भी नज़र आ रहा है बहुत बड़ा आने का। असल बात ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की सिचुएशन जो बेहतर होगी, होपफुली जो बेहतर हो रही है, तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म बुनियादों पर हम जो फॉल बैक कर सकते हैं, हम इन्हीं चीज़ों पर कर सकते हैं। बहुत सारी दुनिया ने अभी देखे रीसेंट फिनोमेना है आपके अमेरिका में, जो आप शेल गैस आई है वहाँ पे, ऑयल एंड गैस आई है, उससे उनके दिन बदल गए। 8-10 साल पहले सब कुछ हुआ था। बात यह है कि पैसा चाहिए ना, जो जाएंगी कंपनियां जाती हैं एक ऑयल ड्रिल करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा इशू यही रहा है। अब जाहिर सी बात है, जो बलूचिस्तान में हमने देखा रिकोटेक वगैरह पे जो बलूचिस्तान पे मायदा हुआ था, वो ये था 75% बाहर की कंपनियां 25% लेगा बलूचिस्तान, उस पर अब मामला अदालत में चला गया, अब मामला डिले होता है। असल बात यह है कि जी किस तरह के निगोशिएशन करते हैं आप, किस तरह के मायदे करते हैं, और होपफुली इस मसले में सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म बुनियादों पे हम कह सकते हैं कि अल्लाह करे हमारी अगली नस्लें कम से कम ये देख पाएं कि पाकिस्तान के जो हालात बेहतर हो सकते हैं। हमारा जो कहते हैं पोटेंशियल है सारे जहां का, वो कहते हैं कि लोग हैं, यंग जनरेशन, यंग लोगों 60% से ज़्यादा वो लोग हैं, समंदर है, हमारे पानी है, चारों मौसम है, ये सुनते हम हमेशा हैं। लेकिन यह है कि इनको कन्वर्ट करना ऐसे मामले में कि जी इसका अल्टीमेटली फ़ायदा आम आदमी को, और बिजली के बिल हों और मसाइल मुश्किलात हों, तो मेरा ख्याल है इस कॉन्टेक्स्ट में ये। और दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसके बाद सऊदी अरब भी जाएंगे और उन्होंने अमेरिका भी जाना है, तो मेरा ख्याल है उसका भी कॉन्सिक्वेंस देखने की जरूरत है। तो होपफुली आने वाले दिन हम कह सकते हैं कि अच्छे अल्लाह करेगा रास्ते बनेंगे हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। माजी में भी एक दौरा प्लान हुआ था जो कि नहीं हो सका। इस बार दौरा मुख्तसर है, चंद घंटों का कहा जा रहा है, लेकिन फ्रूटफुल रहेगा। तमाम हमारे पैनल का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का पब्लिक ओपिनियन पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।